हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए आ चुके हैं टॉप 30 क्वेश्चन। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स से, उसके बाद फिर बाकी आपके जो भी साइंस साइड या फिर आर्ट साइड के सब्जेक्ट हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इन सब कामों में बहुत मेहनत लगती है। थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आप लोग हमारे चैनल के साथ जरूर बनाए रखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखो, टॉप 30 क्वेश्चन जो भी आप इस वीडियो में देखने वाला है, ये मान के चलिए लगभग 70-80% आपके यहाँ से आने ही आने हैं। बाकी जिससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया है, वो अगर आप प्रिपेयर कर लेते तो आपका एक एक मार्क्स से 1 मार्क भी आपका इधर से उधर नहीं होने वाला है। तो यानी जो भी आप अगर हम बात करें कि टोटल आपका जो पेपर है और ये टॉप 30 क्वेश्चन से अगर आप इसको प्रिपेयर करके जाते हैं तो आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं थ्योरी में। ठीक है, अगर चाहे वो आपका थ्योरी 70 नंबर का 80 नंबर का, तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स इजिली आप ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप जितने क्वेश्चन देखेंगे सभी को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। पहला आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखो मैंने आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी रखे हैं, वेरी शॉर्ट भी रखे हैं और लॉन्ग भी रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, माइक्रोन किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये हो जाएगा दूरी अथवा लंबाई का मात्रक है। इसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन जो आपने देखना है, देखो सारे क्वेश्चन नहीं देखने, जो आप देखेंगे रेड सर्कल जिससे कर रखा है, सिर्फ आपने वही क्वेश्चन तैयार करने हैं। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी का। फिर है, एक सेकंड में कितने नैनो सेकंड होते हैं? तो इसका आ जाएगा एक सेकंड में 10 की घात 9 नैनो सेकंड होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने फटाफट याद करते हुए चलना है। अगला जो प्रश्न है वह है, पारसेक को परिभाषित कीजिए। एक पारसेक वह दूरी है जहां एक खगोलीय मात्रक एयू लंबाई का चाप किसी बिंदु पर एक सेकंड का कोण आंतरित करता है। इसका मान 3.08 गुणा 10 की घात 16 मीटर है। देखो, इन सभी क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। अगला प्रश्न है, कोणों के मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। देखो, पहला है आपका 1 डिग्री, फिर है 1 आर्क मिनट। तो इनको आपने क्या करना है, किसमें बदलना है? रेडियन में ज्ञात करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है आपका डिग्री को बदलने के लिए। देखो, 1 डिग्री बराबर होता है 2 पाई/360, या फिर आप बोल सकते हैं पाई/180। तो बहुत ही ईजी है इसका सॉल्यूशन। देखो आपके सामने ये पूरा इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलते हैं। देखो, ऐसे ही आपने इसको दूसरे को चेंज कर लेना है, जो आपका 1 आर्क मिनट है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे आप लोगों का ये जो आंसर था थोड़ा सा नीचे छुप गया था, तो ये आप फाइनल आंसर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा है, निम्नलिखित भौतिक राशियों के विमीय सूत्र ज्ञात कीजिए। कोणीय संवेग के दृढ़ता गुणांक, श्यानता गुणांक, उष्म चालकता गुणांक। इनका आपने क्या निकालना है? विमीय सूत्र ज्ञात करना है। ये चारों आपके विमीय सूत्र यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं, इनको बस आपने अच्छे से याद कर लिया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? यह कितने किलोमीटर के तुल्य होता है? तो लंबाई का बहुत बड़ा मात्रक है क्या? प्रकाश वर्ष। इसके द्वारा खगोलीय पिंडों जैसे पृथ्वी से अन्य ग्रहों अथवा सूर्य व तारों की दूरी आदि को व्यक्त करते हैं। फिर इसके बाद दूसरा था, ये कितने किलोमीटर के तुल्य है? तो ये नीचे आपको दे रखा है पूरी कैलकुलेशन, इसको आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 की घात 13 किलोमीटर के तुल्य होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी पर, अब ये आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, एक छोटा सा। पृथ्वी पर परस्पर 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से चंद्रमा को देखने पर पाया गया है, तो दृष्टि दिशाओं के बीच 1 डिग्री चाप का लंबन कोण बनता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी ज्ञात कीजिए। तो बेसिक सी कैलकुलेशन यहाँ पर है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि यूज़ करना है। एक फॉर्मूला है, आर बराबर डी बटे थीटा। थीटा का मान आपने ऊपर चेंज कर लिया रेडियन में, डी का मान दे रखा है 6.4 गुणा 10 की घात 6। सिंपल आपने रखा और सॉल्व करके आपका आंसर आ गया 3.67 गुणा 10 की घात 8 मीटर। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु या शत्रु पनडुब्बी की दूरी ज्ञात करने की प्रतिध्वनि विधि का वर्णन कीजिए। और एक बात और बता दूं कि ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस डिलीट हो गया, उसके बाद जो आपका सिलेबस बचा है उससे आपके ये क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और लास्ट में बता दूंगा कि आप ये पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखो, ये पूरा आंसर तो मैं पढ़ूंगा नहीं, आप चाहे तो इस वीडियो को रोक करके इसको आप पूरा इजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले आपने समुद्र की दूरी ज्ञात करने के लिए एक सोनार विधि का बता दिया, फिर सोनार क्या है आप यहाँ पर पूरा डिटेल से वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। और नीचे आपका ये पूरा डायग्राम है, इस डायग्राम को भी आपने अच्छे से देखना है। और देखो, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, इसी से आपके शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट। फिर अगला जो प्रश्न है, इसमें आपसे कहा है, एक समान चाल तथा परिवर्ती चाल में क्या अंतर है? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक समान चाल तथा परिवर्ती चाल में अंतर। तो इसको भी आप आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर। देखो, सारे मेन है कि मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूं और उसके बाद अगर आपको कोई आंसर या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आपने सिंपल हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर हमें समझ नहीं आया तो एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में तुरंत उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी के इंजन तथा आखिरी डिब्बे का एक खंभे से गुजरते हुए वेग क्रमशः v तथा v डैश है। रेलगाड़ी के मध्य में स्थित डिब्बे का वेग क्या होगा? तो यहाँ पे देखो बेसिक सी कैलकुलेशन आपको दे दी गई है, बस इसका यूज करना है। रेलगाड़ी की लंबाई 2x है तथा मध्य डिब्बे का वेग u है। ठीक है, तो सिंपल सा यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला लगाया, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2ax। जो जो मान दे रखे वो आपने रखे, तो आपका यहाँ पर आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्राफीय विधि द्वारा गति के द्वितीय तथा तृतीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस एक बटे दो ए टी स्क्वायर तथा बोला है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू एस का निगमन कीजिए। तो यहाँ पर आप वीडियो रोक करके इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखो आंसर अगर मैं पूरा पढ़ने जाऊंगा, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, दो दो डेढ़ डेढ़ पेज के आपके आंसर देखने को मिलेंगे, तो इतना पढ़ूंगा आपको पता है कि इतना हमारा ये जो कैपेसिटी है वो नहीं है, क्योंकि लगातार आपको सभी क्लासेस के देख रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर टॉप 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो बस आपने इसको वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तब आप मुझे इंस्टा पर मैसेज करेंगे, सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, इसको आप प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन दे दूंगा बहुत ही शॉर्ट वे में। तो ये आप पूरा क्वेश्चन का आंसर देख रहे हैं। अगले उसके बाद फिर प्रश्न आ जाते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर कि वेक्टर ए, फिर है आपका कैप आई प्लस कैप जे तथा वेक्टर पी बराबर कैप आई माइनस कैप जे के बीच का कोण कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। फिर है यदि मॉड में वेक्टर ए गुणा वेक्टर बी अगर आप करते हैं तो बराबर ए डॉट बी। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तथा ए वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच कोण कितना होगा? तो 5/4। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा नंबर है। तीसरे वाले में भी आप देख रहे हैं मॉड में है वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू ए बी। तो वेक्टर ए व वेक्टर बी के बीच कोण कितना होगा? इसका आ जाएगा 90 डिग्री। अगला प्रश्न है इसके बाद, एक प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना है, क्षैतिज से उसका प्रक्षेप कोण क्या होगा? इसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, 15 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किसी प्रक्षेप का क्षैतिज परास 50 मीटर है, यदि इसे 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया जाए तो इसका परास क्या होगा? देखो दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर नहीं मिलते हैं तो इसका आंसर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से जाकर के इसका आंसर देख सकते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, इसमें कहा है अभिकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर पढ़ लेते हैं। इसमें कहा वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करने वाले पिंडों पर सदैव ही एक बल वृत्त के केंद्र की ओर क्रिया करता रहता है। इस बल के अभाव में वृत्तीय पथ पर गति असंभव है। इस बल को ही अभिकेंद्र बल कहते हैं। और उसके बाद अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन को नाभिक के परितः घूर्णन के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, वो है विकेंद्र बल का सूत्र। F बराबर होता है mv² बट्टे r इक्वल टू mr या फिर ओमेगा स्क्वायर न्यूटन। ठीक हो गया, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई वायुयान पृथ्वी से 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। न्यूमेरिकल है आपका, देखो फिजिक्स में आपके न्यूमेरिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो 3400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यदि पृथ्वी पर किसी अवलोकन बिंदु पर वायुयान की 10.0 सेकंड की दूरी की स्थितियां 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो वायुयान की चाल क्या होगी? तो यहाँ पर आप इसका पूरा सॉल्यूशन देखने के लिए देखो डायग्राम आपके लिए बना दिया गया है। फिर इधर जो जो आपको क्वेश्चन दिया है वो लिख लिया आपने। सिंपल इसको आपने सॉल्व कर लेना है, वायुयान की चाल दूरी बट्टे समय रख करके आपका ये आंसर आ गया है। अगला प्रश्न है, फिर से आप देख पा रहे हैं इसको स्क्रीन पर। इसमें कहा है दो वेक्टर वेक्टर पी तथा वेक्टर क्यू का परिणामी वेक्टर आर है। वेक्टर क्यू की दिशा उलट देने पर परिणामी वेक्टर एस हो जाता है, तो सिद्ध कीजिए कि आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो इसको आपने देखो खुद से करना है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि इसको एक्सप्लेन करना है। जो जो आपने यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं, सिंपल आपने ऐसे ही इसको बिल्कुल सेम टू सेम याद कर लेना है। और लास्ट में देखो समीकरण एक बना, समीकरण लास्ट में क्या कर दिया, समीकरण एक और दो को जोड़ दिया और फाइनल आपका आंसर आ गया। ये समीकरण एक समीकरण दो दोनों को जोड़ करके आपका फाइनल आंसर आ गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न है, देखो न्यूमेरिकल ही ज्यादा रहने वाले हैं। पृथ्वी के गुरुत्व के अंतर्गत गति करते हुए किसी प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई यदि h हो तो सिद्ध कीजिए कि उसका प्रक्षेपण वेग रूट में 2gh बट्टे साइन थीटा होगा, जबकि थीटा प्रक्षेपण कोण है। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं पूरा न्यूमेरिकल है। तो महत्तम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर वेग जो होता है वो शून्य होता है, तो समीकरण आपका बन जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। और यहाँ पे आ जाएगा यू बराबर पी, वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। बाकी आपने मान रखा और लास्ट में आपका जो आ गया यू बराबर जो आपको प्रूफ करना था वो आपका आ चुका है। फिर अगला प्रश्न और मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, ये आपका जो क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर,
कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में रेखीय वेग में संबंध जो है वो आप चित्र के द्वारा यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसमें सिंपली देखो क्या करना है आपने, यहाँ पे माना कोई कण समयांतराल डेल्टा टी में आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर, जैसे जैसे आप यहाँ पे चित्र देख रहे हैं वैसा आपने थोड़ा बना करके लिख दिया, फिर थोड़े से फॉर्मूले यहाँ पर आपने यूज, बस उनको आपने क्या लगा दिया, लिमिट लगा करके सॉल्व कर दिया, और लास्ट में आपके पास क्या आ चुका है, वेक्टर वी बराबर वेक्टर ओमेगा या फिर डब्ल्यू इंटू वेक्टर आर होता है। फिर आगे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आगे हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, पदार्थ का वह कौन सा गुण है जो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, तो इसको बोलते हैं हम जड़त्व का गुण। फिर आपका अगला जो प्रश्न है आपने देखना है वो है, रॉकेट का क्रिया सिद्धांत न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है, तो तृतीय नियम पर आधारित है, आपने ये याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखा था, इसे एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो इसमें देखो उदाहरण आप लोग देख लीजिएगा खुद, मैं खाली नियम आपको पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य हो तो तब निकाय का रेखीय संवेग भी क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो सिंपल सा है कि बंदूक से जब आप गोली दागते हैं तो पूर्व बंदूक तथा गोली निकाय का रेखीय संवेग शून्य रहता है। फिर गोली दागने पर गोली आगे की ओर गति करती है, अर्थात गोली का संवेग आगे की ओर होता है। तो इसको आपने पूरा पढ़ लेना है। फिर अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों की, अभिकेंद्र बल क्या है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से ये प्राप्त होता है कौन सा, जब ये घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर के आपका पूरा यहाँ तक आंसर हो गया है। फिर चलते हैं, देखो वीडियो रोक करके आपने सभी क्वेश्चंस के आंसर आराम से पढ़ लेने हैं। फिर अगला है, मोड़ पर रेल की बाहरी पटरी कुछ ऊंची क्यों रखी जाती है, इसका कारण पढ़ लेते हैं। देखो पटरी पर रेलगाड़ी को किसी मोड़ पर मुड़ते समय अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि रेलगाड़ी बड़ी होती है, इस कारण उसे मुड़ते समय घर्षण से पर्याप्त अभिकेंद्र बल नहीं मिल पाता, अतः पहियों के पटरी से उतर जाने की संभावना बन जाती है। इसलिए रेल की पटरियां बिछाते समय मोड़ों पर अंदर वाली पटरी को बाहर वाली पटरी की तुलना में कुछ नीचा बिछा देते हैं। ऐसा करने से रेलगाड़ी मोड़ पर गुजरते समय केंद्र की ओर झुक जाती है और उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल पटरियों की अविलंब प्रतिक्रिया द्वारा प्राप्त हो जाता है। फिर अगला प्रश्न देख रहे हैं, गाड़ी के रबड़। ठीक है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसमें कहा है, गाड़ी के जो रबड़ टायरों में पूरी हवा भरने से पेट्रोल की बचत होती है, क्यों। मतलब कई बार आप लोगों ने भी सुना होगा कि गाड़ी जो होती है आपने उसमें अगर हवा कम है तो वो आपकी गाड़ी जो है पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाती है, पीती है। ठीक है, तो देखो अगर आपकी हवा ज़्यादा रहती है तो उसमें पेट्रोल की जो बचत होती है, ठीक है, पेट्रोल की काफ़ी बचत हो जाती है। तो गाड़ी में बैठे व्यक्तियों के भार तथा गाड़ी के स्वयं के भार के कारण सड़क के संपर्क में आए टायरों के भाग कुछ चपटे हो जाते हैं तथा सड़क पर बने हल्के गड्ढों से टायर को ऊपर उठाने के लिए कुछ कार्य की आवश्यकता होती है। यदि टायरों में हवा पूरी भरी है तो टायर कम चपटे होंगे तथा इंजन को कम कार्य करना होगा, जिससे ईंधन कम खर्च होता है। बाकी के फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन, बाकी आंसर आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ लीजिएगा आराम से। ठीक है, इसमें जो अगला प्रश्न है, बल के आवेग से क्या तात्पर्य है, यह सदिश राशि है अथवा अदिश। सिद्ध कीजिए कि किसी वस्तु पर बल का आवेग संगत समयांतराल में वस्तु के संवेग में होने वाले परिवर्तन के बराबर होता है। तो इसका आंसर आपके सामने है, उसको आपने आराम से यहाँ पर वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये पूरा सॉल्यूशन है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको आप आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कहा, न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम लिखिए। तो गति का प्रथम नियम यहाँ पर है, फिर द्वितीय नियम आप नीचे देख रहे हैं, ऐसे फिर नीचे आ जाएगा आपका तृतीय नियम। ठीक है, तो इसको आप वीडियो रोक करके आराम से पढ़ते रहेंगे, क्योंकि देखो अगर हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल से पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगला प्रश्न है आपका, एक बार धड़कने में मानव हृदय औसतन 0.5 जूल कार्य करता है। यदि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो इसकी शक्ति की गणना कीजिए। सिंपल फॉर्मूला है, देखो पी बराबर जो पावर शक्ति बराबर होता है डब्ल्यू अपन टी होता है। ठीक है, वर्क अपन टाइम, तो यहाँ पर आपने उसका सिंपल वैल्यू रखी, 0.6 वॉट आ गया है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट कीजिए। तो देखो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, और इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एग्जाम्पल नीचे दे रखा है तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कोई लिफ्ट जिसका कुल द्रव्यमान लिफ्ट प्लस यात्रियों का जो कि 1800 किलोग्राम है, ऊपर की ओर 2 मीटर पर सेकंड की अचर चार्ज से गतिमान है। 4000 न्यूटन का घर्षण बल इसकी गति का विरोध करता है। लिफ्ट को मोटर द्वारा प्रदत्त न्यूनतम शक्ति का आकलन वाट और अश्व शक्ति में ज्ञात कीजिए। तो इसका देखो पूरा न्यूमेरिकल यहाँ पर आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इसको आपने आराम से करना है। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि कौन सा पेज नंबर, सॉरी कौन से क्वेश्चन नंबर को आपने समझना है। खाली क्वेश्चन लिख देना आप लोग।
सॉल्यूशन मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं। अगला देखो प्रश्न है, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं? एम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी तल से एच मीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया है, पिंड की स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इस पूरे क्वेश्चन के आंसर को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो लॉन्ग पूरा क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लेंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे या फिर आप हमें इंस्टा पर मैसेज डाल सकते हैं। और यहाँ पर ये पूरा आपका यहाँ तक सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आता है फिर, किसी पिंड के द्रव्यमान केंद्र का क्या अर्थ है? तो किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जो पिंड के साथ इस प्रकार गति करता है जैसे पिंड का समस्त द्रव्यमान उसी बिंदु पर केंद्रित हो, पिंड पर कार्यरत सभी बल भी जैसे उसी पर कार्य कर रहे हो। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार समपटल के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बताइए। तो त्रिभुजाकार समपटल का द्रव्यमान जो है केंद्र पटल की भुजाओं की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित होता है। फिर जड़त्व गुण से क्या तात्पर्य है? इसका मात्रक एम के एस तथा सीजीएस पद्धति में लिखिए। इसका आंसर आप यहाँ से पढ़ लेंगे। फिर अगला प्रश्न है, बल आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। तो मात्रक और विमीय सूत्र आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहा है, आप आराम से यहाँ से लिख सकते हैं। फिर चलते हैं आपके अगले प्रश्न। द्रव्यमान m तथा लंबाई l वाली छड़ का उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा जो इसके लंबवत किसी एक सिरे से गुजरती है? तो ये यहाँ पर आपका बच्चों पूरा सॉल्यूशन है, इसको आप आराम से देख सकते हैं। ml² आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। फिर अगला प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये आपका, एक वृत्ताकार चक्ति का जड़त्व आघूर्ण इसके किसी व्यास के परितः क्या होगा? तो यहाँ पे आप पूरा ये चक्ति देख रहे हैं यानी चक्की। ठीक है, तो इसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दे रखा है, आराम से इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण के बीच संबंध स्थापित कीजिए। और यही क्वेश्चन देखो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 से 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसको आपने पढ़ना है अच्छे से वीडियो को रोक करके। ठीक है, चलते हैं फिर आपके अगले प्रश्न पर। और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिएगा, और सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखो ये 2 क्वेश्चन आपने सर्च कर लेने हैं। पलायन वेग से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी तल पर पलायन वेग का मान लिखिए। ठीक है, पीडीएफ बनाते टाइम ये जो 2 पेज है, ये पेज है, ये थोड़ा सा खराब हो गया है। फिर देखो अगला प्रश्न, पलायन वेग आपने सिंपल सर्च कर लेना है, डेफिनेशन आ जाएगी आपके सामने। फिर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को समझाइए। एक तो दूसरा आपने जो देख लेना है गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी उपग्रह की बंधन ऊर्जा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, बंधन ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बंधन ऊर्जा, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते किसी पिंड अथवा उपग्रह को अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा बंधन ऊर्जा कहलाती है। फिर ऐसे बंधन ऊर्जा के सूत्र की स्थापना यहाँ पर आपको दे रखी है। फिर है, पृथ्वी के समीप उसकी परिक्रमा करने वाले उपग्रह के कक्षीय वेग की गणना कीजिए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर तथा गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर सेकंड इनवर्स 2 है, यदि उपग्रह पृथ्वी तल से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहे तब कक्षीय वेग कितना होगा? ये सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर पूरा दे रखा है। ठीक है, आपने आराम से इसको सॉल्व करना है अपनी रफ कॉपी में। और मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन अभी तक का आपका जितने पीछे पेपर हुए हैं तो सभी में ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है, केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम लिखिए। तो इस नियम को तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, भले आपको 1 दिन लगे 2 दिन लगे, तो इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको आपने नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये पूरा आपका सोल्यूशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पलायन वेग से क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? देखो पलायन वेग तथा पलायन ऊर्जा आपको यहाँ पर पूरी डिटेल से बता दी गई है, तो इसको भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद ये पूरा डिटेल से आपको दे रखा है पलायन वेग तथा पलायन ऊर्जा के बारे में। और लास्ट जो फाइनल आपका एक न्यूमेरिकल जो इसमें पूछा था उसका जो आंसर आया है वो है आपका 11 × 2 किलोमीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी यहाँ तक आपके जो क्वेश्चन है वो सारे हो चुके हैं कंप्लीट। आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। लगभग ये मान के चलिए 30 से 35 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर पूरे इस पीडीएफ में दिखाए हैं। और अब आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपने सिंपली composer.com हमारी वेबसाइट पर, वहाँ पे आपको हाफ ईयरली जो टॉपिक हेडिंग है, ठीक है, हाफ ईयरली पेपर, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है और आप इजिली वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट आपके जो पेपर हैं हिंदी इंग्लिश और आपका रसायन विज्ञान गणित उस क्वेश्चन पेपर के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। तब तक सभी से अलविदा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो देखो हम भी आप लोगों के लिए जो इतनी मेहनत करते हैं फिर हम भी उस तरह से मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी सभी को शुभकामनाएं हैं आपके अच्छे भविष्य के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।